सवाल देखते हैं। कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैलकुलेट द टैक्स पेएबल। हमने टैक्स पेएबल निकालना है बाय आसिम इन द टैक्स ईयर 2015 एंड फॉरेन लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ़ एनी। अगर कोई फॉरेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होना है वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। कहते जी मिस्टर असलम इज़ अ रेजिडेंट टैक्स पेयर हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर एंड पेरिस। इन अगस्त 2014 ही इस्टेब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशन फॉर टैक्स ईयर 2015। लाहौर, पेरिस और बर्लिन। इसकी इनकम या लॉस फ्रॉम बिजनेस है। लाहौर वाले में इसकी इनकम आ रही है, पेरिस वाले में इनकम है, बर्लिन वाले में इसका लॉस है। एडवांस टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्री ड्यूरिंग द टैक्स उसने हमें गिवन कर दिए हैं 10 का, 5 का और 3 का। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नेट ऑफ टैक्स सिर्फ पेरिस से आई है उसकी। कैरियर फॉरवर्ड लॉसेस जो है बिज़नेस का 55 का है और कैपिटल लॉस कितना है उसका 6 का आ रहा है। कहते हैं द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। बर्लिन की कुछ एक्सपेंसेस उसने लाहौर को चार्ज कर दी हैं। सैलरीज ऑफ फॉर फर्स्ट 3 months amounting to rupees 5 million and rent expense for the year ended that is 7 million। ये इसने किसको चार्ज कर दिया है, लाहौर को चार्ज कर दिया। ये तो अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये फिर बिजनेस ही है, लेकिन देख लेते हैं इसको। मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट तो नहीं बनाऊंगा, आपको लगे पता कि आप उसको देखेंगे जी मिस्टर असलम टैक्स ईयर वट जो भी है, हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेसेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो डाटा इन रुपीज़ है कि इन मिलियन है? इन मिलियन है। ओके, डाटा आ जाएगा जी हमारा रुपीज़ इन मिलियन। डन हो गया। उसके बाद हम इसकी लेते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस डेट इज़ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। पहले वो लेते हैं लाहौर वाली। अब लाहौर वाली इनकम की ज़रा बात करें। इसकी लाहौर में इनकम है, वर्किंग में कर रहा हूँ, 29 की इनकम है और इसमें इसने 5 मिलियन का एक्सपेंस रॉन्गली चार्ज किया है सैलरीज़ का, वो भी ऐड बैक होगा। 7 मिलियन उसने वो चार्ज किया है रेंट का, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। तो ये ऐड बैक करने के बाद इसकी इनकम कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? 41। तो 41 मिलियन जो है वो इसकी इनकम बनती है, पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। तो हमने यहाँ पे लिख ली 41 मिलियन। अब उसके बाद है इसके पास फॉरेन इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन जो है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और यहाँ आ जाएगी मेरे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। अब फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, एक पेरिस की इनकम है, एक बर्लिन की इनकम है। पेरिस की इनकम है इसकी 40 की और पेरिस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो कितने का है, 55 का है। लेकिन हमें पता है इसकी एक बिज़नेस में गेन है, एक बिज़नेस में लॉस है। पहले तो हम इसको सेट ऑफ करेंगे, बाद में किसको करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड को। तो पेरिस की इसकी इनकम जो है वो तो है 40 मिलियन की। लेकिन बर्लिन में देखिए तो भाई बर्लिन में लॉस जो है इसको 15 मिलियन का है और बर्लिन में 2 एक्सपेंसेस चार्ज उसने नहीं किए थे, वो लाहौर में कर दिए हैं। तो 5 मिलियन आप यहाँ से भी लेस करवाएं, 7 मिलियन आप यहाँ से भी लेस करवाएं, कितना आता है, 27। तो ये आ जाएगी आपके पास 27 मिलियन का लॉस। तो पेरिस में गेन है,
और बर्लिन में क्या है, लॉस है, कितना है 27 का, नेट कितनी बनेगी 13, ये आ गया आपके पास गेन, ये आपके पास क्या आ गया, गेन आ गया कितना 13 मिलियन का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका 13 मिलियन का क्या आया, गेन आया। इसमें से अब हम लेस करवाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। इसका पेरिस का लॉस कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड 55 का, तो भाई ये तो 55 इसमें से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 42, वो क्या हो जाएगा मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये जो 42 मिलियन का लॉस है ये मेरा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो टैक्सेबल नहीं है। अब हम इसकी लेते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और ये भी फॉरेन सोर्स इनकम है। उसने बताइए 27 मिलियन है, इसमें 3 मिलियन का टैक्स कटा हुआ है, और इसका कैपिटल लॉस जो है वो कितने का है 6 मिलियन का है, ठीक है। तो इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 27 मिलियन नेट ऑफ टैक्स है, ग्रॉस अप करेंगे कितना आएगा 30 मिलियन इसकी ग्रॉस इनकम बनती है। इसमें से आप लेस करवा देंगे, आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो है 6 मिलियन का, वो आप लेस करवाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा डैट विल बी 24। तो 24 मिलियन जो है वो क्या होगा, आपके पास जवाब आ रहा होगा। अब इसको जमा करें तो इसकी टोटल इनकम बनेगी 41 24 65 मिलियन। 65 मिलियन जो है वो क्या है, इसकी टोटल इनकम बन रही है। अब हमने इसकी क्या करनी है, यहाँ पर टैक्सेशन करनी है। तो 65 मिलियन ओके, यहाँ पे आ जाएगा जी 65 मिलियन। टैक्सेशन में ना आप रुपीज़ इन मिलियन ना लिखा करें, आप टैक्सेशन में प्रॉपर अमाउंट लिखा करें ताकि आपको रेट लगाते हुए ना कैलकुलेशन में एरर ना हो, वरना मुझे फॉर श्योर पता है कि आप लोगों ने रेट लगाते हुए ना पंगा मार देना है। आखिरी स्लैब पे फॉल करेगा डैट इज़ 5.6 मिलियन। यहाँ पे आएगा हमारे पास 16,10,000। रट्टा लग गया मुझे से स्लैब लगा लगा के। बताएं कितनी बनती है एक्सीडिंग अमाउंट 65 लाख में 59,400,000। इसका हमने लेना है 45%। कितना आता है बताएं 267। अब इसको जमा करेंगे आपका टैक्स आ जाएगा कितना बनता है 2,8,340। ये है इसका टैक्स आ गया। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। अब इनकम आराम से हो गई है, कहानी है टैक्सेशन की। अब इसमें हमने रिबेट भी लेस करवाना है, हमने इसके ऊपर एडवांस टैक्स हैं वो भी एडजस्ट करवाने हैं, और इसमें हमारा सरचार्ज भी ऐड होना है क्योंकि इसकी इनकम 10 मिलियन से अबव है। तो इसमें हम सबसे पहले लेस करवाएंगे अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उस पर दो चीज़ें होती हैं, फॉरेन टैक्स पेड वो इसने पे किया है 3 मिलियन का। कैपिटल गेन्स बिकॉज इसकी बिजनेस की इनकम में लॉस है, उस पर रिबेट नहीं मिलेगा। जो इसकी इनकम टैक्सेबल है सिर्फ उसको इसके ऊपर ही रिबेट मिलना है। कितनी है 3 मिलियन। और हम लेंगे, हाँ देखें ना टैक्स यहाँ पे गिवन है, ये इनकम टैक्स कितना कटा है इसका 3 मिलियन का उस मुल्क में कटा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 मिलियन, और यहाँ पे लेंगे एवरेज डैट इज़ A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। अब A है इसका 2,8,340,000। B है हमारे पास 65 मिलियन, और C जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो है हमारे पास 24 मिलियन। कैपिटल गेन हमारा 24 मिलियन का है
क्योंकि हम सिर्फ उसी एक के ऊपर रिबेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 24 लाख का हमने कैपिटल गेन निकाला है, तो बताएं कितना आता है? कम ही आएगा वैसे, 10,464 हमने तो लोअर ऑफ लेना है। लोअर ऑफ क्या है? 3 मिलियन ही है, तो हम क्या लेस करवाएंगे इसमें से? 3 मिलियन ही लेस करवाएंगे। तो 28,340 में से हमने 3 मिलियन लेस करवाया, कितना आया? कितना आया? 28 मिलियन में से 25,340,000 ये इसका क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। डन हो गया। इसमें से इसने एडवांस टैक्सेस जो पाकिस्तान में पे किए हैं वो 10 मिलियन के हैं। ये भी हम इसमें से क्या करेंगे? लेस करवाएंगे, इसने टैक्स पे किया है, लेस करवाएंगे एडवांस टैक्स। वो इसने पे किया है 10 मिलियन का, वो आप इसमें से लेस करवाएंगे। क्या जवाब आएगा? 15,340,000 और इसमें आप ऐड कर देंगे और टैक्स लायबिलिटी का लेने 28,340,000 का 10% लेंगे, ये आएगा 2843,000 यही आएगा 2834,000 तो आपके पास आ जाएगा आपका टैक्स पेएबल कितना बनता है? 18 ये आपका क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल आ जाएगा। गॉट इट? वो 5 मिलियन का टैक्स क्रेडिट क्यों दिया था? कौन सा? वो तो फॉरेन कंट्री में और उसके बिजनेस के ऊपर लॉस है। बिजनेस के ऊपर गेन होता तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के भी लेते टैक्स क्रेडिट, वो तो लॉस है। टैक्स क्रेडिट का असूल होता है कि जब आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तभी रिबेट लिया जाएगा। वो कब टैक्सेबल है? क्लियर है ये? आ जाए जी। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर compute the taxable income, the net tax payable by and refundable to Bahrain for tax year 2016 and the amount of foreign loss or foreign tax credit if any to be carry forward. कहते हैं on 1st July 2015 Bahrain joined a local newspaper as an investigative journalist at a salary of rupees 3 lakh per month. Tax deducted under section 149 from her salary amounted to rupees 40,000 per month. Following are details of her income received from Germany and tax paid thereon and brought forward losses for tax year 2016. आपके पास फॉरेन इनकम या लॉस है, फॉरेन टैक्स पेड है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है। स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसका टैक्स पे किया, इसका लॉस है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है इसका अदर सोर्स में लॉस है और कैपिटल गेन इसने हमें गिवन किया और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। कहते जी ऑन 1 May 2016 Bahrain resigned from her current job and joined Akhbar Marhaba, an Arabic newspaper in Dubai, as an editor-in-chief on a monthly salary equivalent to PKR 1.2 million. AM paid 50% of her salary in Dubai and remitted the remaining 50% to her bank account in Pakistan through normal banking channel. Bahrain remained in Dubai during the रेस्ट ऑफ टैक्स ईयर 2016। हमने इसकी इनकम वगैरह जो है कैलकुलेट करनी है। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन लॉसेस के पर्सपेक्टिव से। इसके दफ़ा रीड कर ले, इसमें फ़ॉरेन लॉसेस भी मल्टीपल हैं, पाकिस्तान इनकम भी है, फ़ॉरेन इनकम भी है और एग्जाम्प्ट इनकम भी है। इसकी दफ़ा पढ़ लें, इसे फिर सॉल्व करते हैं।
करें इसको। अब इसमें फॉरेन लॉसेज हैं और फॉरेन लॉसेज का एक रूल होता है कि फॉरेन लॉस सिर्फ फॉरेन हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, वो दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब फॉरेन अदर सोर्स फॉरेन बिजनेस साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, फॉरेन बिजनेस साथ एडजस्ट हो सकता है, बट ये दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं हो सकते, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये एक बेसिक रूल है फॉरेन लॉसेज के पर्सपेक्टिव पे। तो इसके पास इनकम है, वो देखते हैं रुपीज़ इन मिल, डाटा मिले ना हमारा, ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं। ये आ गई हमारे पास 2 कॉलम। सबसे पहले हम इसकी लेते हैं यहाँ पर सैलरी। 2 तरह की सैलरी हैं, एक है इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी, वो इसने हमें बताई है कि 3 लाख पर मंथ है और जुलाई में है और ये मई को इसने रिज़ाइन किया। 10 महीने की सैलरी है, तो ये आपके पास आ जाएगी 3 लाख इंटू 10, कितनी बनेगी ये 3 मिलियन जो है वो आपके पास आ जाएगी पाकिस्तान सोर्स ऑफ सैलरी। अब हम लेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी, वो है 12 लाख और ये इसको मिली है 2 महीने के लिए, तो ये इसके पास आ जाएगी 24 लाख। तो ये इसकी टोटल सैलरी जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे पास 5.4 मिलियन। डन। अब हम चलते हैं, इसके पास है पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस है, फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, फिर अदर सोर्स है और फिर हमारे पास क्या है, कैपिटल गेन है। तो पहले हम इसके अब लेते हैं, फॉरेन इनकम्स में आ रहे हैं, पहले हम लेते हैं इसकी स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात जो है वो करते हैं। देखिए इसका स्पेकुलेटिव बिजनेस में 6 लाख का आया है और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 380 का है, तो 6 लाख लेस करवाएंगे हम इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, वो कितना है 380 का है, 380 का है, वो हमने लेस करवा दिया। गेन कितना आया 2,20,000 का। फिर हम इसकी लेते हैं यहाँ पर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, कितना है 1,480,000 है, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया 1,480,000 और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अदर सोर्स, अदर सोर्स के ऊपर इसका लॉस आया और ये फ़ॉरेन अदर सोर्स है। ये लॉस अदर सोर्स का जो कि फ़ॉरेन है कितना है -17 नहीं -15, ये ना तो इस साल एडजस्ट हो सकता है, कुछ भी नहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये अगले साल जाके फ़ॉरेन इनकम के फ़ॉरेन अदर सोर्स के अगेंस्ट ही हो सकता है और उसके अलावा किसी के अगेंस्ट नहीं सकता। अगर ये फ़ॉरेन लॉस ना होता, ये होता पाकिस्तानी लॉस, तो मैं इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस सेट ऑफ कर देता। अगर होता ना पाकिस्तानी तो ये बिज़नेस सा सेट ऑफ हो जाना था, लेकिन जो कि फ़ॉरेन लॉस है, फ़ॉरेन लॉस हमेशा फ़ॉरेन हेड के अगेंस्ट ही होगा, उसके अलावा किसी और दूसरे हेड के अगेंस्ट वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा यहाँ से निकल लेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैपिटल गेन की बात करते हैं, तो इसके पास ये भी फ़ॉरेन ही है, आपके पास आ गया सर ये अदर सोर्स कैपिटल गेन के साथ भी हो जाता है अगर पाकिस्तानी होता तो। इसमें इसकी इनकम है 9.5 लाख, लेस हमारा चलना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 18 लाख, एडजस्ट किया कितना आ गया 9.5 से ही क्या 8.5, तो ये भाई कैपिटल लॉस है लेकिन फ़ॉरेन है, ये ना बिज़नेस सेट ऑफ हो सकता है ना किसी और सेट ऑफ हो सकता है, ये भी क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो ये भी कैरी फॉरवर्ड और ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसकी। ये आ गई जी टोटल इनकम। $54 प्लस 2,20,000 प्लस 1480 कितना बनता है
54 2 20 14 से कितना बनता है? कितना? 71 लाख। ये आपकी आ गई है टोटल इनकम। डन। अब इसके हम यहाँ पे कर लेंगे टैक्सेशन। सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? हाँ, ऐसे टैक्सेशन नहीं होगी, इसमें से हम लेस करवाएंगे इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट है 24 लाख की, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो वो 24 लाख हम इसमें से लेस करवाएंगे। अब बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? इकहत्तर लाख में से 24 लाख निकाले कितना आता है? 4.7। तो ज़रा आप 3 मिलियन को डिवाइड करें 4.7 मिलियन पे, आंसर 75% से अबव है या लेस है? इसका मतलब ये केस कौन सा है? नॉन सैलरी का केस जो है वो अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसकी टैक्सेशन। नॉन सैलरीड है, बताएं स्लैब कौन सा लगेगा? 32 लाख वाला। 32 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है मेरे ख्याल से उसके ऊपर है 40%, और फिक्स कितना है? 6 लाख। 32 वाला ही है ना? और ये आ जाएगा आपके पास 15 लाख। 15 लाख का 40% ने कितना आता है? 6 लाख। तो ये आपके पास इसका जमा करेंगे, टैक्स आ जाएगा 1250000। डन। अब इसमें से हमने लेस करवाना है इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब इसकी फ़ौरन 2 इनकम टैक्सेबल हुई हैं, स्पेकुलेटिव भी और नॉन स्पेकुलेटिव भी। उसने स्पेकुलेटिव के ऊपर भी टैक्स पे किया है, नॉन स्पेकुलेटिव के ऊपर भी टैक्स पे किया है, तो हमें 2 फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। पहले हम ले लेंगे स्पेकुलेटिव इनकम के लिए, इसमें हम लेंगे एक्चुअल टैक्स पेड, वो हमने पे किया था एक्चुअल टैक्स 1,10,000, और हम लेंगे एवरेज, वो है A बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A है मेरे पास 1250000, B है मेरे पास 47 लाख, और स्पेकुलेटिव इनकम मेरी कितनी आई थी? स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम 2,20,000 है, 6 नहीं है भाई, जो टैक्सेबल होती है वो देखनी होती है। 2,20,000, बताएं क्या आता है जवाब? कितना? 5,8,590 लोअर क्या है? 5,8,510 है, तो यहाँ पे तो हमारा लेस होगा 5,8,510। दूसरा हम लेंगे नॉन स्पेकुलेटिव, इस पे हम लेंगे एक्चुअल टैक्स, वो हमने कितना पे किया है? 1,87,600 1,87,600, और एवरेज यही लगेगी हमारी A बाय B मल्टीप्लाई बाय C, 1250000 डिवाइडेड बाय 4.7, और इसकी फॉरेन इनकम 1480 की थी, हाँ उस पर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी।
तो बताएं कितना आता है? थ्री 961 लोअर क्या है 187,600, तो हम यही लेस करवाएंगे। तो देखें 12,50,000 माइनस 58,510 माइनस 186,000, बताएं टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है? 1 ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्लियर है? अब इसमें से हम इसका लेस करवाएंगे विद होल्डिंग टैक्स। सैलरी पे ये 40,000 पर मंथ इसका टैक्स कट है। 40,000 इंटू 10 किया कितना आ गया 4 लाख। वो आप इसमें से लेस करवा देंगे, आपके पास आ जाएगा कितना बनता है 6,00,3890 यही बनता है। 6,03,890 रुपये जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल सारा आपको किसके बारे में था? फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरीज के बारे में था। डन। फॉरेन इनकम अच्छा सवाल था लॉसेस का ना ये। उसके बाद देखते हैं कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कमेंट ऑन द अबव टैक्स कंप्यूटेशन फॉर द टैक्स ईयर 2020 गिविंग सजेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे है कमेंट करना है, कैलकुलेट नहीं करना, आपने अंग्रेजी में बताना है। सवाल देखते हैं। अहमद completed his MBA from a university in USA. He has been living there since August 2013 for his education and came back to Pakistan only once in 2017 from 10 March 2017 to 30th September 2017 and then went back to America to complete his MBA. Along with his studies, he was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 2019. He returned to Pakistan on 1st December 2019 and commenced a trading business from 1st January 2020. Below is the computation of taxable income loss for tax year 2020. उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी, फॉरेन सोर्स इनकम वो उसने लिख दी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसकी पाकिस्तान से है, रिडक्शन उसने वगैरह चार्ज किए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डोनेशन है, टैक्सेबल इनकम और लॉस है, और उसने सैलरी से भी एक्सपेंस लेस किए हुए हैं। नोट में बताता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग सैलरीज ऑफ रुपीज़ 8,40,000 पेड टू 2 एम्प्लॉयज़ इक्वली इन कैश विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एज रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रुपीज़ 6 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और नोट बी में वो हमें बता रहा है डोनेशन ऑफ रुपीज़ 6 लाख वॉज पेड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान एंड 2.5 लाख वॉज पेड टू वन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन USA। तो हमने बताना है कि जो इससे सारी कारस्तानियाँ की हैं क्या वो ठीक है या गलत है, तो आंसर इस गलत है। पहली बात है कि ये भाई साहब जो हैं ये 10 साल से पाकिस्तान में, से 10 साल ही है ना, 13 में था और 20 में 7 साल से पाकिस्तान में नहीं था, एक दफ़ा आया था बीच में। अब आया तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, तो जिस साल ये आया है उस साल और उससे नेक्स्ट ईयर इसकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। फिर सेकंड ये सैलरी लेके आया तो फॉरेन सोर्स सैलरी तो वैसे एग्जाम्प्ट होती है। थर्ड इसने सैलरी में से डोनेशन लेस की है, डोनेशन तो कभी भी सैलरी में से लेस हो ही नहीं सकती। उसका आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, लेकिन वो एलिजिबल होनी चाहिए। ये चूँकि उसने अमेरिका में डोनेशन पे की है तो इस 2.5 लाख का इसको रिबेट भी नहीं मिल सकता। इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी 840 है, अगर इसने वहाँ टैक्स पे किया तो ये एग्जाम टेस्ट के ऊपर टैक्स पे नहीं होगा। अब पाकिस्तानी बिज़नेस की बात करते हैं तो इसने 2 एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है जो 8,40,000 है, मतलब एक कितनी बनी 4,40,000
20,000। अब 4,20,000 को डिवाइड करें 12 पे, पर मंथ कितनी आती है? 35। कितनी आती है? हम पढ़ के आए हैं कि 32,000 रुपये तक की सैलरीज कैश में पे हो सकती हैं। ये तो कितनी पे कर रहा है? 35। इसका मतलब ये सारी सैलरी जिसने 840 पे की है वो क्या हो जाएगी? इनएडमिसिबल हो जाएगी, ये क्लेम नहीं कर सकता। फिर इसने फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंस आउट की है। हमने बिजनेस पढ़ा हुआ है, तो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो एक्सपेंस आउट नहीं होती। तो आप उससे कैपिटलाइज करेंगे, एड बैक करेंगे और इसको 20% से अमोर्टाइज करेंगे अगले 5 साल के लिए। तो इसका मतलब 6 लाख एड बैक हो जाएगा और इसका हम 20% लेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 आएगा, उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। और इससे डोनेशन भी लेस करवाई हुई है। हम डोनेशन को भी क्या करेंगे? 6 लाख की एड बैक करेंगे और जाके इसका रिबेट कैलकुलेट करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। ये हमारा एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकती। तो डैट वाज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको हमने क्या करना था? डील इस पर्सपेक्टिव पे करना था। ये कैलकुलेशन वाला सवाल हमारा नहीं है। गॉट इट? इसको देख लें, इसमें कोई चीज़ है तो बताएं। अब लॉसेस में से इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आते। अभी जो हमने काम काज एंड को वगैरह किया था उस तरह के सवाल आते हैं, या लिबास एंड को वाले के सवाल आ रहे होते हैं। तो काफ़ी अर्से से एग्जामिनर ने लॉसेस से इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है वो पूछना बंद कर दिए। तो हमारे सिलेबस में पेपर में यही 2 से 3 सवाल थे जो इंडिपेंडेंट लॉसेस के कंसिडर होते थे, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। अब जरा चलते हैं आगे। और अब हम ना ज़रा बिज़नेस के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिज़नेस में आए हों तो हमने कैसे उनको टेकअप करना है, कैसे उनको लेके चलना है। देखें जी, सवाल है स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ टेंजिबल एसेट शुड मीट टू क्वालिफाई एज अ डेप्रिशिएबल एसेट। बताएं वो कौन सी कंडीशन है जिसको क्वालिफाई करेगा तो वो डेप्रिशिएबल एसेट कंसिडर होगा। पहली बात है कि वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म होना चाहिए जिसका फ़ायदा हमें मोर देन 1 ईयर हासिल होना हो। पहला तो ये है। सेकंड हमारे पास क्या है कि उसकी लाइफ जो है 1 ईयर से ज़्यादा हो और नॉर्मल वेयर एंड टेयर से उसकी वैल्यू में कमी आ रही हो और हम इसको होली एंड एक्सक्लूसिवली बिज़नेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? डेप्रिशिएबल एसेट मान रहे होंगे। डन। उसके बाद है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 इसहाक एंटरप्राइजेज डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर ₹200 million। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ₹100 million। And up to 2018 tax depreciation of 10 million had been allowed on the immovable property। हमने ये पढ़ा था कि जब भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होगा तो आपने देखना है क्या उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है कि कम है। यहाँ पे ज़्यादा है, तो अगर सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट से तो जो डेप्रिसिएशन होती है वही हमारा गेन होती है। तो इसके डेप्रिसिएशन कितनी है? 10 मिलियन, वही हमारा क्या बनेगी? गेन बन रही होगी। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। देखें सेल प्राइस आपके पास 200, आपके WDV बेस करेगी सेल प्राइस के ऊपर। 200 माइनस 10 करेंगे कितनी आ जाएगी? 190। तो 200 में से 190 लेस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा, विच इज़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन। फिर द प्लांट वॉज इम्पोर्टेड टू नेपाल, द एक्सपोर्ट प्रोसीज अमाउंटेड टू ₹28 million। द कॉस्ट एंड WDV ऑफ प्लांट वॉज ₹25 million एंड ₹18 million रिस्पेक्टिवली। हम भी पढ़ के आ चुके हैं अगर हमने कोई प्लांट एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी डेप्रिसिएशन ही क्या होता है? उसका गेन होता है। प्लांट की कॉस्ट जो है 25 मिलियन थी, WDV 18 मिलियन है, तो इसका मतलब 7 मिलियन की डेप्रिसिएशन है इसकी, तो 7 मिलियन ही क्या होगा? इसका गेन आ रहा होगा। फिर ये सवाल मुझे याद है मैंने आपके लेक्चर्स में करवाया हुआ है, 3 ट्रक्स वाला जो आपने पार्टली यूज़ किए थे जिनको डिस्पोज ऑफ किया था। तो आई गेस इसको मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सवाल हमने करके आ चुके हैं। ऑटम 10 के You are tax consultant of Ideal Associate who are engaged in the business of manufacturing and sale of electronic goods for last 20 years. The firm has requested for your opinion in respect of the following: provision for bad debts,
payment against a liability which was outstanding since 2006 and had been back in the taxable income of the firm in 2009. Initial depreciation on the 3-year plant which has been imported from China. The remaining life of plant is 7 years. Advise the management on the treatment of above transaction under the income tax ordinance. भाई हम पढ़ के आ चुके हैं, जो प्रोविजंस होती हैं वो हमेशा हमारी ऐड बैक हो जाती हैं, ये तो डिसअलाउ है। पेमेंट 2006 से क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी, तो 3 साल तक पे करनी होती है। 6 से है 6, 7, 8, तो 9 में पे नहीं हुई, तो 9 में क्या होनी है, ये वापस ऐड बैक ही होनी है। फिर इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस है 3-year ओल्ड प्लांट विच हैज़ बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। हाँ, अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट की है बट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रही है, तो इसके ऊपर 25% के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। और रिमेनिंग पे क्या करेंगे, हम 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करके बैठे होंगे। उसके बाद है कैरेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, import and sale of electronic appliances for the past 20 years. While reviewing the company's tax proposition, you noticed that the following amounts appearing in the tax calculation for the year ended 30 June 2012. Expenditure of rupees 4.5 lakh on promotion of product which is expected to generate revenue for 12 years. उससे एक्सपेंस आउट कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए, इसको ऐड बैक करेंगे। और जो इसकी लाइफ है 12 साल, उस पर हम क्या करेंगे, इसको अमोर्टाइज कर रहे होंगे। फिर बैड डेट है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टाफ लोन। भाईजान स्टाफ लोन को अगर हम दें, उसके अगेंस्ट बैड डेट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। बैड डेट के लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि वो रेवेन्यू का पार्ट बनना चाहिए, तो लोन कहाँ रेवेन्यू का पार्ट बनता है, तो ये तो क्लेम नहीं हो सकता। फिर इनिशियल अलाउंस है 4 मिलियन का ऑन अ यूज्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एमएसडी लिमिटेड। बाई लोकली यूज्ड मशीनरी के ऊपर इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता। फिर फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटेड रुपीज़ 1 लाख, डेप्रिसिएशन अमाउंटेड रुपीज़ 3 लाख ऑन अ व्हीकल एक्वायर्ड इन फाइनेंस लीज फ्रॉम रेडिश लीजिंग। लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड रुपीज़ 4 लाख। ये जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं ये भी डिसअलाउड है, डेप्रिसिएशन ये भी डिसअलाउड है। हाँ, जो लीज रेंटल आप पे कर रहे हैं ये आपको क्या होंगे, अलाउ होंगे, आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। ये स्प्रिंग 2011 में इतने आसान सवाल आते थे, तब तक क्वालिफाई करके आज हमें बातें सुनाते हैं जी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनसे करवाओ हाँ जमशेद केमिकल्स वाला, इनको लग समझ जाए। मजाक के अलावा देखिए कितने नंबर का सवाल है, मार्क्स देख रहे हैं आप। चले इससे पहले देखें, ये 7 नंबर का 3 पॉइंट है जी, ये ऐड बैक कर लो, ये लेस करवा लो, ये भी हो जाएगा। कितने नंबर का है, 7। और कहते हैं जी हमारे ज़माने का ये बड़ा मुश्किल था, करवाएं इनसे स्पीड ब्रेकर्स वाली एडजस्टमेंट, इनको लगे पता। फिर अब ये देखें, ऑटम 2012 क्या आया है, 11 मार्क्स का। स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल किसे कहते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे क्या हैं आपके इंटेंजिबल हैं। फिर डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल। भाई जिस साल एक्वायर किया है उस साल आपने अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी होती है। ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है तो नंबर ऑफ डेज पे करनी होती है। अगर लाइफ सर्टेन है तो सर्टेन में डिवाइड कर दो, अगर लाइफ सर्टेन नहीं है तो 25 पर डिवाइड करने। 7 नंबर का ही। फिर स्प्रिंग 13 का, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट मे बी अडॉप्टेड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बाय फॉलोइंग पर्सन ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कंपनी, भाई कंपनी के लिए लाजमी है कि वो अपना अकाउंट एक्रूवल बेस ही बनाएगी, और कंपनी के अलावा कैश बेस और एक्रूवल बेस दोनों पे अकाउंट बना सकते हैं। 4 नंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2013 के। स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटिंग टू द चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, कंपाइलिंग नीड शो करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो क्या करेगा, आपका टैक्स ईयर मेथड चेंज कर देगा। जब मेथड चेंज करने तो आपको ओल्ड अकाउंट्स में सबमिट करने पड़ेंगे और न्यू अकाउंट्स भी बना के देने पड़ेंगे, और उसकी ट्रांजेक्शन भी आपने रिपोर्ट करनी होगी। फिर ऑटम 14, अब ये ऑटम 14 का सवाल जो है ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी सेम आता है। इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द टर्म डिस्पोजल हैज़ अ वाइडर कनोटेशन देन सेल्स बिकॉज इट इज़ इंक्लूड इन एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट एंड extinguishment. List the condition under which an asset owned by a person shall be treated to have disposed of by Desert Star LCD। याद कर लो,
आपका पूरा का पूरा डिस्पोजल डेफिनेशन जो है यहाँ पे चिपक जाएगी। Item 15. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, what would be the cost of an asset for the purpose of depreciation deduction in each of the following circumstances? अब ये जो सवाल है ना, होता ये था 2021 तक की बात है कि एक अटेम्प्ट में आता था बिजनेस का न्यूमेरिकल और बाकी 4 हेड्स की थ्योरी होती थी, और अगर जिस अटेम्प्ट में 4 हेड्स का न्यूमेरिकल होता था तो बिजनेस का इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था। ये अल्टरनेटिव एग्जामिनर चलता था, एक अटेम्प्ट में बिजनेस का न्यूमेरिकल, अगली अटेम्प्ट में बिजनेस की थ्योरी होती थी, तो अल्टरनेटिव था। अब उससे कहा निकलो, बिजनेस का न्यूमेरिकल भी लाजमी आना है, 4 हेड्स ऑफ इनकम का भी लाजमी आना है, उसके अलावा सेल टैक्स का भी लाजमी आना है, और अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी है तो साथ न्यूमेरिकल के साथ बिजनेस की थ्योरी भी आ जानी है। इस दफ़ा इसलिए बिजनेस थ्योरी ना पिछले कोई 4 से 5 अटैम्प्टों में कम हो गई हुई है, वरना हर अल्टरनेटिव अटैम्प्ट के ऊपर आप देखेंगे तो आपको थ्योरी मिल रही होगी बिजनेस की। अब ये है कि मिस्टर आमिर एक्वायर्ड अ न्यू मशीन पार्टली इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड मशीन। ही पेड फ्रेट टू ब्रिंग द ओल्ड मशीन टू द लोकेशन एंड आल्सो परचेज कूलिंग इक्विपमेंट व्हिच वाज अटैच्ड टू द न्यू मशीन फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। तो ये सवाल है, बताएं तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन क्या होगी? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन? तो भाई जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस जो आपने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वगैरह इनकर किए हैं वो, प्लस जो आपने कैश वगैरह पे किया है वो, प्लस उस नए एसेट को अपने पास लाने पे खर्चा हुआ है वो, इन सबको जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी? नए एसेट की वैल्यू आ रही होगी। फिर मिस्टर सोलर acquired production machinery by utilizing a loan repayable in euro. The loan is expressed in rupees and repayable in 2-year time. Mr. Solat also received 20% subsidy on such machinery from the provincial government. भाई अगर एसेट फॉरेन करेंसी लोन पे लिया है तो जो करेंसी की फ्लक्चुएशंस होगी इंक्रीज या डिक्रीज, वो हमने ईयर एंड पे क्या करनी है? रिपोर्ट करनी है। मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी करके दिखाई हुई है और आपने से यह करना है, एक्सप्लेन करना है। जो सब्सिडी भी मिली है उसको भी हम क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे, बिकॉज सब्सिडी ग्रांट वगैरह जो होती है वो नॉर्मली चार्जेबल टैक्स नहीं होती। अगर वो चार्जेबल टैक्स नहीं है, एग्जाम्प्ट है, तो लेस करवा देंगे, अगर वो है तो फिर इसको हम ट्रेक ऑन फॉर नहीं करेंगे। फिर ऑन 1 जुलाई 2015 मिस्टर तलहा स्टार्टेड यूजिंग हिज पर्सनल कंप्यूटर फॉर बिजनेस पर्पज। ही हैज़ ऑल्सो हैड टू अपग्रेड द प्रिंटिंग सिस्टम टू कंप्लाई विद हिज बिजनेस नीड्स। तो ठीक है, उसने पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में लेके आया तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ही क्या होगी? उसकी कॉस्ट बन जाएगी। पर्सनल एसेट बिजनेस में लगा दो या बिजनेस एसेट पर्सनल में लगा लो, तो उस स्टेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही आपके लिए कंसिडर होती है। मिस्टर राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट लेबर, मटीरियल, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो इसका पार्ट बन रही होगी। फिर है स्प्रिंग 2016 का सवाल। नंबर देखें कितने हैं, कितना मुश्किल सवाल होना चाहिए। ये पुराने ज़माने के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनको क्या पता हो आजकल सवाल क्या आते हैं। अकरम हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ आज़ाद एडवर्टाइजिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिज बिजनेस क्लाइंट टू बोथ इंटरनेशनल एंड लोकल क्लाइंट। He has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditure under the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder. Advise Akram about the prescribed limit या condition for the deduction of entertainment expenditure. तो भाई वो जो आपने पढ़ के आ चुके हुए हैं उसको सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोड्यूस करना है कि पाकिस्तान में इनकम होने चाहिए इन कलेक्शन विद द एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स वगैरह, ये सारा इसमें लिखना है। तो सवाल मुश्किल है ये। फिर है अगला, एक्सप्लेन अ टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है। ऑटम 17 अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सर्वर इंटरप्राइजेज सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ₹50 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 30 मिलियन। अभी बताया आपको कि जहाँ पे भी आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है, वहाँ पे आपने देखना है कि जिसको बेच रहे हैं उसकी सेल प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है। अगर सेल प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है तो जो डेप्रिसिएशन होगी वही गेन होगा। इसकी यहाँ पे कितने डेप्रिसिएशन 6 मिलियन है और यही क्या बनेगा, इसका गेन बन रहा होगा। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं लेकिन गेन आपका यही आएगा।
फिर शम्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड सोल्ड एंड एक्सपोर्टेड वन ऑफ इट्स प्लांट। अगर आप प्लांट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी डिप्रिसिएशन होती है वही क्या होता है, आपका गेन कंसीडर हो रहा होता है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये स्टार्टिंग भी क्वेश्चन सर्वर वाला और ये दोनों सवाल जो है सेम ही है। नहीं, वर्किंग करनी है, 2.5 नंबर की है, 2.5 नंबर वर्किंग की है। अच्छा, ये है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स, ये 1.25 आएगा ऑफ द टर्नओवर। अब ये देखें, टर्नओवर टैक्सेशन का सवाल है, 5, 3 और 2 कितना बनता है, 10 नंबर का। कि टर्नओवर किसे कहते हैं, ग्रॉस सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ट्रेड डिस्काउंट, एफटीआर वगैरह, या जो कंपनी को शेयर मिल रहा होता है, या जो आपको ग्रॉस रिसीट्स मिलती हैं सर्विसेज रेंडर करने की, वो आपकी क्या कहलाती हैं, वो आपका टर्नओवर कहलाता है। किन किन लोगों को मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना है, हम इसमें पढ़ के आ चुके हुए हैं। कंपनीज जो टर्नओवर टैक्सेशन है वो इसमें आ रही होती हैं। इंडिविजुअल जिसका एओपी, जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है वो, और इसमें कौन सी आती हैं, यही हमारे 3 आ रही होती हैं मेन, जो टर्नओवर टैक्स पे करेंगी। और कैरी फॉरवर्ड कब तक हो सकता है, तो ये 3 साल तक हम इसे क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर है जी हिरानी एंड को, A resident AOP is engaged in the manufacturing of various consumer products and is assessed under the normal tax regime. During the tax year 2018, HC sales were rupees 140 million. It includes a sales tax of rupees 10 million and excise duty of rupees 5 million. The taxable income for the year is 610,000. Compute the HC tax liability for the tax year 2018 under the provision of Income Tax Ordinance 2001. तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपने 2 चीज़ें यहाँ पे देखनी है। इस पे आपने MTR भी लगाना है, NTR भी। अगर आप इसका टैक्स निकालें अंडर NTR तो 610,000 के ऊपर स्लैब लगेगा आपका आखिरी, डैट इज़ 5.6 मिलियन। 5.6 मिलियन पे फिक्स टैक्स आता है आपका 1610,000। एक्सीडिंग अमाउंट आपकी बनती है 5,70,000। हाँ, इसका लेंगे 45% कितना आता है, 5,000 का 45 कितना आता है, 256,500 जमा करें कितना बनेगा, 1866,500। ये इसका टैक्स बनता है अंडर NTR। मिनिमम टैक्स भी निकाल लें भाई, 140 है, इसमें से 10 मिलियन का सेल्स टैक्स लेस हो जाएगा और 5 मिलियन की एक्साइज ड्यूटी लेस हो जाएगी। तो 140 माइनस 10 माइनस 5 कितना बनता है, 125 मिलियन। 125 मिलियन का 1.25% ले लें कितना बनता है, कितना, 1562500। तो मिनिमम टैक्स ये बनता है, NTR में ये बनता है, तो हमने ये पे करना है हायर। तो हायर यही है 1866500, यही हम क्या करेंगे, पे कर रहे होंगे। फिर ये जो है ना बशीर एसोसिएट बैड डेट राइट ऑफ वाला, ये मैंने करवा दिया हुआ, ये मैं नहीं करवा रहा। ये हमने बहुत बैड डेट को राइट ऑफ करके रिकवरी निकालना सीखी हुई है, इसको हम डिस्कस आउट नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 13 ज़रा देखें, बताएं होता है आप लोगों से। अबे अफ्रीका में आता है गाना, तो अपडेट करो ना अपनी जनरल नॉलेज। अब तो किसा पता होगा कि खब्बे पास गाना आता है, फूल नगर से आगे LA आ जाता है। हाँ, तो भाई थोड़ा अपडेट कर। हाँ, तो दुबई कह के कौन छोड़ा है, तो कि मैं दुबई आ गया हूँ, या इसको कहते हैं जी हम आपको ले गए अबू धाबी और जाके यहाँ पे छोड़ रहे हैं थल के रेगिस्तान में। अपग्रेड करो अपनी नॉलेज। हाँ जी बताएं, होता है ये पहले वाला, ये 13 वाला।
तो भाई पहली उसने एक मशीन जो है वो एक्सपोर्ट कर दी है, तो पहले वाले केस में तो डेप्रिसिएशन जो है वही उसकी कंसिडर होगी गेन। सेकंड वाले में उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल परचेज करने का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू स्पेकुलेशन बिजनेस, और उसने डिलीवरी भी नहीं ली और कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया 5 लाख रुपए की पेमेंट करके, ठीक है। जो इसका गेन होगा किसका पार्ट बनेगा, स्पेकुलेटिव इनकम का पार्ट बन रहा होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। स्पेकुलेशन बिजनेस की पहली एक्सेप्शन क्या थी, किसी को याद हो? अगर आपने रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसको फ्यूचर के प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए हेजिंग एग्रीमेंट किया है, तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहलाता, वो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट बनता है। और जो इसके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं हम उनको नॉर्मल बिजनेस में ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक्सेप्शन पूछी है उसने, पहली एक्सेप्शन है जो उसने पेपर में पूछी हुई है आपसे। फिर ऑटम 19, identify any 3 situations in which an fair market value of an asset shall be treated to be the cost of asset। बताएं। पर्सनल एसेट को बिजनेस में लगाना, गिफ्ट से कोई एसेट दे देना, फिर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट एसेट्स जो है वो मिल जाना, डिसॉल्व हो जाना, डिसोल्यूशन हो जाना, उस पर से जो एसेट्स मिलते हैं, जो हमारा था नॉन रिकग्निशन रूल जो हमने कैपिटल गेन्स में पढ़ा था, उसमें इनहेरिटेंस के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें आपका जो एसेट है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही कंसीडर होता है। इनहेरिटेंस वो है कि जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट या आपकी कॉस्ट बनती है, उसके अलावा नहीं बनती। फिर अगला है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019 सलमान शाहिद सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स, अ व्हीकल यूज्ड बाय मैनेजर इन चार्ज ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री फॉर ₹7.8 million। The vehicle was purchased for 8.1 million in tax year 2016। तो ये हमने किया हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, आप इसको अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ये रिकॉर्ड होगी हमारी रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट के ऊपर, बिकॉज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, और हमारा रेट होता है 15%। तो 2016 की डेप्रिसिएशन आ गई, फिर हमारे पास आ गई 17 की, फिर हमारे पास आ गई 18 की। तो बताएं इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है? $4.605 ये है कैरिंग वैल्यू। अब हमने इसको भी एडजस्ट करना है, तो हमें मिली है कितने की, 7.8 की, मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, डिवाइड करेंगे हम इसको 8.1 पे, क्या आता है जवाब? 7.2। तो 7.2 इसकी सेल प्राइस है, ये इसकी WDV है, लेस करो आपके पास गेन आ रहा है, कितना बनता है? 2.617। ये क्या बनेगा आपका गेन बन रहा होगा। 15 स्प्रिंग 2020 6 नंबर का, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्क्राइब द लिमिट्स एंड कंडीशन फॉर द रिडक्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो कर लेंगे, होना चाहिए अब ये। फिर है हमारे पास स्प्रिंग 2021, Gilani and Company, a sole proprietor, is dealing in the various consumer product in Pakistan. During the year 30th June 2012, GCA taxable income for the year was 1.6 million. Required है under the provision of income tax ordinance 2001, compute the amount of net income tax payable by GCA and the amount of income tax to be carried forward if any for tax year 2012 in each of the following situation। GC sales अगर एक 20 हो inclusive of sales tax, और GC sales एक 10 हो inclusive of sales tax। हाँ भी निकाल लेंगे। देखिए पहला तो है इसका प्रॉफिट आया 1.6 मिलियन का दोनों केसेस में, तो 1.6 मिलियन के ऊपर अगर आप अपना टैक्स लगाएं NTR के मुताबिक कितना बनेगा? स्लैब निकालें ज़रा, मेरे ख्याल से थर्ड स्लैब के बेस ही बनती है ये 16 लाख। पहली स्लैब है 12 लाख पे ख़त्म होती है, पहली स्लैब 6 लाख वाली है, दूसरी स्लैब 12 पे ख़त्म होती है,
और थर्ड स्लैब मेरे ख्याल से ख़त्म 16 लाख के ऊपर। इसमें फिक्स टैक्स 170 तो नहीं, 16 लाख के ऊपर, तो इसका NTR में टैक्स कितना बन रहा है, 170 बन रहा है। अब देखते हैं जी, इंक्लूसिव सेल्स टैक्स है, मतलब ये 120 में सेल्स टैक्स शामिल है। तो 120500000, इसको डिवाइड करेंगे आप 118 पे और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपके पास आ जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी बनती है, 102,118,6। ये है आपका टर्नओवर। इसका 1.25% लें, कितना आता है, 1276483। तो NTR के मुताबिक इसका टैक्स बनता है 1,70,000। मिनिमम टैक्स कितना बनता है, 12,76,000। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 12,76,000 पे करना पड़ेगा। सेकंड सिनेरियो में देखें, ये है जी 1,10,000। इसको भी आप इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव करें, 118 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है, 9322200000। तो भाई ये तो 100 में से कम हो गई है, इधर टर्नओवर इसका 100 में से क्या हो गया, कम हो गया है, तो इसके ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब इस केस में इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 1,70,000 ही बन रही होगी। तो इस तरह से करना था इसको। उसके बाद है चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, आई गेस ये हमने डिस्कस कर लिया है। फिर स्प्रिंग 22 के अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द इम्प्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश, दैट इज 3 मिलियन की। तो 5 मिलियन तक की आप प्रॉपर्टी कैश में परचेज कर सकते हैं। उससे ऊपर की परचेज करेंगे तो वो कॉस्ट डिसअलाउ हो जाएगी और आप उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह भी क्लेम नहीं कर सकते और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी 5% की। फिर है बी हमारे पास, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2020, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 फास्टर एंड को स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इनकम रुपीज़ 5 मिलियन ऑन फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, उसने 5 मिलियन पे किया है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट के ऊपर। Obtain a loan of 2 million from a UAE bank on 1st January for the purchase of plant and machinery. The interest is payable annually and principal amount is repayable at the end of 3rd year. Installed and plant and machinery of rupees 150 million on 14 March. The exchange rate उसने हमें बताया है 1st Jan को 50 था, फिर 55 हो गया और एवरेज हमारे पास कितना रहा है, 53 रहा है। तो क्यों भाई, कर लेंगे ये। एक एक्सचेंज रेट का सवाल है, आई गेस ये दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा है कि खुद करना चाहिए आपको। कर लेंगे? क्यों? क्यों 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 क्यों? नहीं होगा। देखिए जी, फिजिबिलिटी स्टडी है 5 मिलियन की आपकी, तो हमें पता है इसका हमने 5 साल पे पोर्शन करना होता है। 20% लें, कितना आएगा, 1 मिलियन जो है वो तो हो जाएगी हमारी एक्सपेंस आउट। अब प्लांट के ऊपर आते हैं, हमने प्लांट लिया था 150 मिलियन का, जब लिया था तब एक्सचेंज रेट कितना था, 50 का था। ईयर एंड आया, लोन हमने पे नहीं किया, हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, तो 55 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन, कितना हमें एडिशनल पे करना पड़ा, 10 मिलियन।
तो इसका मतलब मेरे प्लांट की कॉस्ट कितनी बनी है, 160 मिलियन बनी है। 160 के ऊपर आप लगाएं अपना इनिशियल अलाउंस कितना आता है सबसे पहले, 40 जो है आपका आ जाएगा इनिशियल अलाउंस, और आप इसकी लगाएं डेप्रिसिएशन 140 माइनस 40, 160 माइनस 40, इसका ले 15%, कितना आता है, कितना आएगा 18, तो ये आ जाएगी आपके पास डेप्रिसिएशन। तो भाई इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन ये आ गई है, और वो जो एक्सचेंज रेट का इंटरेस्ट है वो हम ले लेंगे एवरेज के ऊपर। आपका लोन 2 मिलियन का था, आपका एवरेज रेट रहा है 53 रुपीज़ का, इसके ऊपर आपने 3% लोन लेना था, इंटरेस्ट बताएं कितना आता है, 3.2 इंटू 53 और फिर कितना आया 3%। एक मिनट, लोन हमने लिया कब है, जनवरी को, तो 6.12 करें ना इसको, डेट भी तो करनी है, 6.12 करें 1. ये आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। लोन हमने 1 जनवरी को लिया है, एंड हमारा 30 जून है, तो 6 माह का इंटरेस्ट आएगा कितना, 6.59। तो भाई एक ये भी एक्सपेंस आउट होगा 1 मिलियन, 1.59, और ये 68 मिलियन की डेप्रिसिएशन वगैरह आपकी एक्सपेंस आउट हो रही होगी। गॉट इट। उसके बाद टर्न ओवर सवाल तो हमने कर लिया मेरे ख्याल से, ये कर लिया, इसके अलावा बिज़नेस के कोई सवाल नहीं बचते। तो दैट वाज अबाउट ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में मिले हुए हैं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।